हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और हम इसमें पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 6 है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना कुछ बेसिक डेफिनेशंस। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। और अभी तक इस टाइप के हमने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं एग्जाम में कि स्पेसिफिकली आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन से ऐसे क्वेश्चन आए हो। बट अब आ रहे हैं बिकॉज कोविड-19 की वजह से ये वाले जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, तो इसीलिए अब ये वाले टर्मिनोलॉजीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आपके एसएससी, आरआरबी, डीएससीसीआईएल एग्ज़ाम और बाकी अगर कुछ अभी नियर में एग्जाम्स हैं आपके, तो उन सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हिंदी में बोलते हैं महंगाई। तो इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, मैं पहले एक डेफिनेशन दे देती हूँ यहाँ पर। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, एंड देन वी विल गो फॉर द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाट इज द इन्फ्लेशन। अ सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस so that a given amount of money by less. Okay. So इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, आपको पता है, आप महंगाई बोलोगे तो क्या होता है, चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। बेसिकली सपोज आपका 1 किलो आलू था, वो आपको पहले 20 रुपये का मिल रहा है, अभी वही 1 किलो आलू आपका रेट बढ़ा के हो गया है 30 रुपये का। ठीक है, सो दिस इज द इन्फ्लेशन कि आपका एक चीज़ का रेट बढ़ गया। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आप पहले 20 रुपये में 1 किलो आलू खरीद पा रहे थे, तो अभी आप 20 रुपये में कितना खरीद पाओगे, 1.66 आई गेस, 1.66 kg आप आलू अभी, सॉरी 0.66 kg आप आलू अभी खरीद पाओगे। ठीक है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। तो दिस इज द थिंग कि आपका अमाउंट ऑफ मनी तो वही रहा कि आपको एक गिवन अमाउंट ऑफ मनी आपके पास है, लेकिन आप जहाँ पहले 1 kg खरीदते थे अब उससे आप लेस खरीद पा रहे हो, 0.66। रियल लाइफ एग्जाम्पल में एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको इसका देती हूँ। आप में से आई गेस हर किसी ने मैगी तो ज़रूर खाई होगी, और इतना भी याद होगा कि पहले मैगी का जो पैकेट आता था वो 10 रुपये का आता था एक पैकेट। ठीक है, सपोज अगर मैं अभी आपको बोलूँ आपके पास है 20 रुपये, और अभी मैगी के पैकेट का रेट क्या हो गया है, अभी हो गया है 12 रुपये। ठीक है, अभी अगर मैं आपको 20 रुपीज़ देती हूँ एंड कहती हूँ कि मैगी लेकर आइए, तो पहले 20 रुपये में आप 2 मैगी के पैकेट ला सकते थे, बट अभी 20 रुपये में आप सिर्फ एक ही पैकेट ला सकते हो। भले ही उसके बाद उस मैगी परचेज करने के बाद आपके पास 8 रुपये एक्स्ट्रा में बच जाएंगे, बैलेंस बच जाएगा, बट आप जो सामान खरीद पाए वो सिर्फ एक ही पैकेट खरीद पाए। सो दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन, कि आपका महंगाई बढ़ गया, आपके अमाउंट जो आपकी चीज़ थी उसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, दिस इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बिना कई टाइप्स होते हैं, जैसे एगफ्लेशन, बाइफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। अब आपको ना ये वाले टर्म्स समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो फॉर श्योर है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, वो सबको पता है। हाँ, ये आपके जो इनर टर्म्स हैं ये पूछ सकता है। तो व्हाट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन। सो इट्स अ वन लाइन की मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन दूंगी, बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचूंगी, कोई सेंस नहीं है खींचने का, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। तो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है ना, कि अगर आपका जो इन्फ्लेशन होता है टोटल, मतलब अगर आपकी टोटल महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ड्यू टू फूड आइटम्स एंड फ्यूल। क्या मतलब कि जैसे भी आप देख रहे हो आपके पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या डीजल, पेट्रोल, इन चीज़ों के रेट आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो गैस फ्यूल है, एलपीजी अगर आता है आप लोग का, मतलब कैसा वाला कनेक्शन है आई डोंट नो, तो उसके भी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आपका ये फ्यूल वाली टाइप अगर आपका बढ़ता है तो वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। या फिर फूड आइटम अगर आपका बढ़ता है, फूड आइटम बोले तो आपका आलू के, पोटैटो की अगर रेट पहले मैंने बताया जैसे एग्जांपल में 20 रुपये था, अभी वो 40 रुपये हो गया है। या आपका कुछ और आप सब्जी ले लो, दालें ले लो, जैसे दालें आजकल बहुत महंगी हो रही हैं, तो सपोज आपकी पल्सेस, पहले अगर कोई दाल आपकी 100 रुपये किलो की आती थी, अभी वो बढ़ के 150 रुपये किलो हो गई।
एंड ट्रस्ट मी दिस इज द सीन, है ऐसा। आपको 1 किलो दाल 150 रुपये में मिल रही है, अगर आप कोई अच्छी जगह से और बहुत अच्छी क्वालिटी की खरीदते हो तो ये इतने का ही मिल रहा है। सो दिस इज द थिंग कि अगर आपका फूड आइटम या आपका फ्यूल का प्राइस इंक्रीज होता है ना, टोटल इन्फ्लेशन इनकी वजह से होता है, तो आप उसको कहते हो हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, मेन एक इन्फ्लेशन होता है जो डायरेक्ट पर्सन की लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर आपका खाने का रेट सपोज इंक्रीज हो गया, आपको मान लीजिए आटा या चावल जो भी था, आपका राइस सपोज 10 रुपये का मिल रहा था पहले, या 30 रुपये किलो मिल रहा था, अभी वो बढ़ के 50 रुपये किलो हो गया, तो डायरेक्ट ये आपकी पॉकेट पे इफेक्ट करेगा। फूड तो चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, दिस इज मस्ट थिंग, सो डायरेक्ट पॉकेट पे इफेक्ट करता है। दूसरा एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन आपका क्या होता है कि ये आपका बेसिकली ना एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का इंडिकेटर होता है। और इसमें क्या होता है आपका इसमें आपका फूड आइटम एंड फ्यूल, एक्सेप्ट फूड आइटम्स एंड फ्यूल, आपका जो चीज़ें आती हैं वो सब आपकी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बात करा, आपके बल्ब्स हैं, ठीक है, कार्स हैं आपकी, आजकल कार्स अगर आप देखो, या कोई और ऐसा चीज़ जो आपका फूड एंड फ्यूल के अलावा है, तो वो सब आपका किस में आता है, कोर इन्फ्लेशन में आता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है हेडलाइन इन्फ्लेशन कवर्स, या फिर पूछ लेगा कि कोर इन्फ्लेशन कवर्स, और एग्जाम्पल आपको उसी हिसाब से सेट कर देगा। हेडलाइन में आपको दे सकता है कि हेडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेडलाइन इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल में आपको लिख देगा पोटैटो, पल्सेस, LPG, कार। ठीक है, तो क्या है, नहीं है इसमें से, कार नहीं है क्योंकि ये फूड है और ये आपका फ्यूल है। सिमिलरली कोर में भी आपको इसी तरह से पूछ सकता है, आपको कार, बल्ब, कंप्यूटर एंड डीजल लिख के दे देगा। ठीक है, अब आप बताइए इसमें से कोर इन्फ्लेशन क्या नहीं है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कोर तो इस लाइक कोर जिससे हमारा चलता है इकोनॉमी, तो सीधा लोग उस चीज़ पे पहुँचते हैं कि भैया फ्यूल तो हम बाहर से लेते हैं, ये तो बिल्कुल कोर है हमारी इकोनॉमी का, तो इसको तो वो कोर में ही कंसीडर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपका फूड एंड फ्यूल जो है दैट इज इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इन्फ्लेशन होता है दैट इज एगफ्लेशन। दिस वन इज अ वेरी रिस्की इन्फ्लेशन। ठीक है, ये होना अच्छी बात नहीं होती है, इसको जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल करना चाहिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज़ होती हैं ना, आपकी खेती बाड़ी में जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपका बीज है, खाद है, उनका प्राइस इंक्रीज होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज द फूड। आपको एग्रीकल्चरल की जो कमोडिटीज़ जो उसमें लगती है ना, उन सब चीज़ों का रेट इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज एगफ्लेशन। ये टर्म बहुत पुराना नहीं है, इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 2009 में आपका ये कॉन्सेप्ट आया है एगफ्लेशन का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है ये। अब सपोज आप मान लीजिए आपको जो बीज डाल रहा है किसान वो महंगा हो गया, उसमें जो वो खाद डाल रहा है वो महंगी हो जाती है, तो अल्टीमेटली उसका जो कॉस्ट है, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो महंगा हो जाएगा। तो उससे वो जो प्रोड्यूस करेगा फूड वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, एंड देन वो आपका जो नॉर्मल आम आदमी है उसके लिए मुश्किल होगा। तो अब पीपल कैन कन्फ्यूज़ कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्यों नहीं कवर हुआ अगर फूड का प्राइस इंक्रीज हुआ। देखो, फूड का प्राइस इंक्रीज होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई नहीं हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर का कॉस्ट बढ़ा। ऐसा भी होता है कि किसान तो 10 ही रुपये में आलू बेच रहा है, लेकिन मार्केट में वो 20 रुपये का आता है और थोड़े दिन में वो 50 रुपये का हो जाता है वही आलू, और किसान तभी भी उसको 10 ही रुपये में बेच रहा होता है, तो वो डिमांड सप्लाई का गैप हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बट अगर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल फैक्टर की वजह से कोई चीज़ अफेक्ट होती है या प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एगफ्लेशन। ओके, सो ये आपके 3 मेन आपके कवर हो गए आपके इन्फ्लेशन के टाइप्स। तो मैं इस वीडियो में अभी पॉज करती हूँ क्योंकि मुझे इरेज करना है, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टर्म्स। दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन का। ठीक है, ये टर्म से आप यूज टू हो गए, फिर भी मैं बता देती हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख दीजिए, प्रोडक्ट लिख दीजिए। प्रोडक्ट इंक्लूड एवरीथिंग, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर द प्रोडक्ट्स। सो आपका डिफ्लेशन में जो है आपका प्राइस जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब
आपको इसको बोल सकता है आपको इन्फ्लेशन से रिलेट करने के लिए। इसका एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे आपका सपोज 20 रुपये किलो आलू मिल रहा था मार्केट में, ठीक है, 1 kg आलू, और ये कम होकर आपका 18 रुपये किलो में मिलने लगा, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 ही रुपये का गैप किया, और वहाँ पे पहले इन्फ्लेशन में 10 से 20 का करवा रही थी जो राइस था, क्योंकि रियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, आपका इतना इंक्रीज़ करता है, डबल रेट हो जाते हैं, बट जब डिक्रीज़ की बात होती है तो बहुत मामूली सा नॉमिनल चेंज आता है, बट चेंज आता है। सपोज 20 रुपये किलो था, अब वो 18 रुपये किलो आपका आलू बिक रहा है, तो ये जो प्राइस में चेंज हुआ तो ये हो गया क्या आपका डिफ्लेशन। अब सपोज फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लीजिए, अगर आपका मैगी अभी 12 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, सपोज इसको वापस से नेस्ले कंपनी इसको 10 रुपये का शुरू कर देती है बेचना, तो आप 20 रुपये में अभी 1 पैकेट खरीद पा रहे हो, फिर 20 रुपये में आप 2 पैकेट खरीद पाओगे, तो आपका सेम अमाउंट के लिए आपका बाय करने का कैपेसिटी फॉर गिवन अमाउंट, बाइंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। कोई भी चीज़ खरीदने की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन के साथ रिलेट करने के लिए एक तो ये अपोजिट है बिल्कुल इन्फ्लेशन का, दूसरा आपको इन्फ्लेशन के टर्म में अगर एक्सप्लेन करना है तो क्या है आपका, अगर आपका 0% इन्फ्लेशन है, ठीक है, 0% इन्फ्लेशन मतलब आपका इन्फ्लेशन निगेटिव में है, दैट इज आपका बिल्कुल भी प्राइस राइज नहीं हुआ है, बल्कि प्राइस निगेटिव इन्फ्लेशन, क्या ये 0 है आपका, ठीक है। प्राइस इंक्रीज करेगा तो दैट इज द पॉजिटिव प्राइस, और अगर प्राइस डिक्रीज करेगा दैट इज द निगेटिव चेंज। तो अगर आपका निगेटिव इन्फ्लेशन होता है, निगेटिव इन्फ्लेशन रेट है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये आपको टर्म डिफ्लेशन का आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अब आप हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं, दैट इज द क्रोनिक इन्फ्लेशन। क्रोनिक इन्फ्लेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिएगा, क्रोनिक इन्फ्लेशन आप इस तरह से समझिए, आप क्रोनिक टर्म से समझने की कोशिश कीजिए। क्रोनिक इज लाइक सब कुछ, जब समथिंग कुछ बहुत सीवियर चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, दैट इज द क्रोनिक। अगर आपका कुछ सीवियर हो जाता है, तो अगर आपका इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, वो आपका बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, बहुत लंबे पीरियड के, लाइक 3-4 साल तक या ईयर्स तक, डिकेड्स तक आपका जो है इन्फ्लेशन अगर बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिफ्लेशन, मतलब बहुत सीवियर केस हो गया। जैसे अगर मैं आपको इस कंडीशन में बात करूं तो आई गेस ईरान का ही केस है, जिन्होंने अपना करेंसी भी अभी चेंज किया है, या वेनेजुएला में भी ये चीज़ हुआ था कि वहाँ लोग कट्टे में भर कर जाते थे लेके पैसे एक पानी की बोतल खरीदने के लिए। तो अगर उस तरह की सिचुएशन आपकी आ जाती है कि एक बहुत लंबे पीरियड के लिए आपका प्राइस जो है बहुत हाई रहता है, तो वो आपका एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लेशन हो जाता है, एंड देन फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कंट्रोल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब आप वेनेजुएला का या इराक या ईरान का ही केस है, तो मार्च शायद उन्होंने अपनी करेंसी न्यू जो है लॉन्च किया, उसका यही नाम है, मैं इसको चेक करके कंफर्म कर दूँगी, आई फॉरगॉट द नेम। तो अभी कंट्रोल इसको डिफ़िकल्ट होता है करना। अब आप इन्हीं का ही केस देख लीजिए, वेनेजुएला या फिर ईरान का, उनको अपना करेंसी चेंज करना पड़ गया, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट राइज इन द प्राइस। करेंसी क्या चेंज कर दिया, पहले 1 रुपया होता था समथिंग कुछ भी, अब उन्होंने 1000 रुपये को इक्विवेलेंट कर दिया 1 रुपये का समथिंग। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से बता रही हूँ, बाकी अगर आपने वो न्यूज़ फॉलो किया होगा ईरान वाला, तो यू विल हैव बेटर आइडिया अबाउट दैट। इस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेशन, और इसको बीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस रेट को डिक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास बेसिकली होता है ना, लोग के पास पैसा उतना आ जाता है, लोग के हाथ में बहुत पैसा आ जाता है। जैसे मैंने बताया, अगर वो एक कट्टा भर के, सपोज एक बैग भर के वो जा रहे हैं पानी की बोतल खरीदने, एक बोतल खरीदने, तो सोचो लोग के पास कितना पैसा आ गया है। अब वो डिमांड, अगर अब इसका रेट वो कम भी कर देता है, $1 कर भी देता है, सपोज ये आप कम से कम $100,000 लेके गया बंदा, अब वो प्राइस इसका $1 कर भी देता है, तो फिर उसको $1 में आगे क्या मिलेगा, ठीक है। तो पूरा इकोनॉमी एक तरह से कोलैप्स हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में फिर सरवाइव करना, उस कंडीशन से निकलना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है।
तो इसीलिए हमेशा मेंटेन करना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत लंबे पीरियड तक कभी भी ना जाए। इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेंज डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने वो 2 to 6% है। बेसिकली 4% इन्फ्लेशन हो सकता है जिसमें +-2 है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए और इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, बीच में मेंटेन होना चाहिए। तो क्रोनिक डिफ्लेशन इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया, एक सीवियर काइंड ऑफ इन्फ्लेशन जो बहुत लंबे पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है एंड देन उसको फिर कंट्रोल करना या उस कंडीशन से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं डिसइन्फ्लेशन की तरफ। अब डिसइन्फ्लेशन क्या है, मैं वीडियो पॉज करके इरेज करके एंड देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसइन्फ्लेशन। अगर गाइज आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो क्या पसंद नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लास्ट वीडियो में कमेंट आया था MMK का, ही वाज आस्किंग फॉर अ प्रॉपर बैकग्राउंड काइंड ऑफ इंस्टीड ऑफ द ब्लैक वन थीम्ड बैकग्राउंड। आई विल ट्राई, बट क्या होता है ना कि उसमें फिर वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है एंड आई जस्ट वांट टू टीच यू इंस्टीड ऑफ मेकिंग द थिंग्स लाइक डेकोरेशन नहीं करना है मेरे को। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि मैं अगर सीधा पढ़ा सकूं। बाकी इफ़ यू वांट कि अगर आपको एक थीम की तरह से प्रेजेंट करने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आई विल ट्राई टू डू दैट टू। बाकी अगर किसी और को कुछ बोलना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। बाकी प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द टॉपिक डिसफ्लेशन। अब डिसफ्लेशन क्या होता है बेसिकली, देखो इसमें क्या होता है ना आपका, अभी हमने क्या टर्म पढ़ा था, इन्फ्लेशन। देखो मैं हर उसका बेस इन्फ्लेशन रखती हूँ ताकि आप रिलेट इजीली कर पाओ। हमने क्या पढ़ा इन्फ्लेशन, उसमें क्या होता है हमारा प्राइस राइज होता है। अब सपोज ऐसा हो रहा था कि आपका फर्स्ट मंथ में, ठीक है, 1 kg आलू का, मैं आपको अगर मैडम तो आलू के पीछे पड़ गई हैं, ईजी होता है समझना ना, ज़्यादातर लोग खाते हैं आलू। 1 किलो आलू 10 रुपये का था, ठीक है। देन सेकेंड मंथ में क्या होता है, वही 1 kg आलू आपका 20 रुपये का हो जाता है, ठीक है। थर्ड मंथ में अगेन वही 1 किलो आलू आपको 30 रुपये का हो जाता है। अगेन फोर्थ मंथ में क्या होता है, आपका वही 1 किलो आलू 50 रुपये का, 40 रुपये का हो जाता है। क्या हो रहा है, 10 रुपये इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है, फिर 10 इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होता है फिफ्थ मंथ में, 1 किलो आलू 49 का हो जाता है, मतलब 9 रुपये का इंक्रीज हुआ। सिक्स्थ मंथ में आपका वही 1 किलो आलू कितना आना चाहिए, 57 का हो जाता है, मतलब 8 का इंक्रीज हुआ आपका। अब देखो यहाँ पर आपने अगर ध्यान से देखा तो पहले क्या हो रहा था, आपका प्राइस इंक्रीज करता जा रहा था, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था। अब क्या हो रहा है, अभी भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो प्राइस तो इंक्रीज ही हुआ है, 49 था, उसके बाद ये 57 हो गया। लेकिन अगर आप गैप वाइज देखोगे तो आपका सिर्फ 9 ही रुपये बढ़ा है और यहाँ सिर्फ 8 ही रुपये बढ़ा है। तो बेसिकली डिसफ्लेशन में क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन होता है विद लोअर रेट, ठीक है। आपका प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है बट उसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो कम हो गया है। तो बेसिकली क्या है, आपका स्लो डाउन इन इन्फ्लेशन, महंगाई में कमी आई है। अब महंगाई में कमी का मतलब ये नहीं है कि आपका 40 रुपये था अब वो 38 हो गया तो वो तो डिफ्लेशन हो जाएगा, पैसा कम हुआ का तो वो डिफ्लेशन हुआ है। बट यहाँ क्या हुआ है कि इंक्रीज तो हुआ है बट पहले जितना इंक्रीज होता था उतना नहीं इंक्रीज हुआ है, उससे कम हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिसफ्लेशन। ये क्लियर है कंडीशन ये वाली। अगर कोई डाउट है इस कंडीशन में तो यू गाइस कैन आस्क मी और मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, इस चीज़ को अगर किसी को डाउट है नहीं समझ में आया तो। एंड लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट टॉपिक, और द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेफिनेशन बेसिकली दैट इज द रिफ्लेशन। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारा इन्फ्लेशन हो रहा था तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लाती थी या कुछ कुछ होता था। और इससे पहले मैंने अभी आपको जस्ट डिसफ्लेशन पढ़ाने से पहले बताया था कि हमारे यहाँ एक रेंज फिक्स है इन्फ्लेशन की, और वो रेंज क्या फिक्स है हमारी 2 से लेके 6% तक की, ठीक है भाई। अगर इन केस आपका प्राइस कम होता है, कमोडिटी का डिक्रीज इन प्राइस होता है, इसको आप क्या बोलोगे, डिफ्लेशन, ठीक है।
अब हर चीज़ कम होने का एक पॉइंट होता है, एक बॉटम लाइन होती है, ठीक है। अब सपोज वो इससे कम हो जाता है, सपोज एक फार्मर है, ठीक है, ये आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि किसानों ने सड़कों पे फेंक दिया आलू प्याज टमाटर जो भी उनकी फसल थी वो सड़कों पे फेंक के चले गए, या फसल तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको वो कहते हैं कि मतलब हमें अब फसल तोड़ने में इतना पैसा जाएगा, उतना इसका रेट नहीं है। तो सपोज फार्मर ने एक आलू उगाए और उसको 1 किलो आलू उगाने में लगे 8 रुपये। अब वो उसको मार्केट में बेचता है 10 रुपये में, ठीक है, 2 रुपये का बेनिफिट लेके, ठीक है, 2 रुपये में अपना खाना पीना चलाएगा बंदा। अब क्या होता है, मार्केट में ये प्राइस जो है ये 8 रुपये की बजाय ये कम होकर 7 रुपये हो जाता है। तो बॉटम लाइन इसका कितना था, 8 में उसने अगर उगाया है तो कम से कम भी तो वो 8 में बेचेगा ना, कम से कम, बल्कि 8 में क्यों बेचेगा, 8 में बेचेगा तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, एटलीस्ट वो 9 में बेचेगा या 8.5 में बेचेगा, कुछ तो कमाएगा ना। बट सपोज अगर मार्केट में प्राइस ये 8 से भी कम होकर 7 रुपये चला जाता है, तो इस कंडीशन में अब कस्टमर कंज्यूमर तो खुश, हमारा आप तो खुश, मगर इस फार्मर का सोचो, ये किसान बेचारा कहाँ से उससे क्या करेगा, इसका घर बार कैसे चलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में जब किसी भी चीज़ का प्राइस एक बॉटम लाइन से, इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, अब इस कमोडिटी में यू कैन कंसीडर एनीथिंग। अब सपोज मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरर है, वो कार बनाने में सपोज 10 लाख लगा रहा है, ठीक है, मार्केट में वो उस कार को 12 लाख की बेच रहा है। अब क्या होता है, कुछ भी रिसेशन टाइप या कुछ भी आता है और इसकी कीमत रह जाती है 9.5 लाख। तो ये कैसे सर्वाइव करेगा, कार मैन्युफैक्चरर नहीं सर्वाइव कर सकता। तो इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेज बिलो द बॉटम लाइन, एक फिक्स बॉटम लाइन होती है, ठीक है, देन दिस इज द, देन इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इंटरवीन करता है और वो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू करवाता है और वो मार्केट में मनी सप्लाई करता है। मैंने बताया था ना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंकिंग वाला चैप्टर, की अगर डिफ्लेशन का केस आता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए मार्केट में आरबीआई मार्केट में मनी को पुश करता है। कैसे पुश करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के, या जिस भी तरह से गवर्नमेंट मार्केट में पैसा लाएगा ताकि लोगों के पास पैसा जाए और लोग इतने केपेबल हो सके कि वो जो आलू 10 रुपये का है वो उसको 10 ही रुपये में खरीदें, ना कि 7 रुपये में खरीदें। किसान के साथ तो फिर वो कंडीशन आ जाती है ना, वो तो कुछ नहीं रहता उसके पास, तो उसको मजबूरी में साथ में बेचना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट लोगों के पास इतना पैसा है कि वो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीदें। तो इस कंडीशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, देन टू सर्वाइव दिस सिचुएशन, मनी was pushed in market to increase the rate, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज द रेट करने के लिए पैसा पुश किया गया, इसको कहा जाता है रिफ्लेशन, समझे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, आपका जो भी कमोडिटी था उसका प्राइस एक बॉटम लाइन से बिलो चला गया, फिर आपका जो फार्मर थे, जो भी उस कमोडिटी को बनाने वाले लोग थे, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया, आरबीआई के थ्रू या जिसके भी थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई करवाया ताकि लोगों के पास पैसा जाए, पीपल्स के हाथों में पैसा है और वो कुछ काम धंधा करें और वो वापस से उस कमोडिटी को उसके एक्चुअल प्राइस पर खरीदें, ठीक है। सो दिस कंडीशन को, तो ये जो एक्चुअल प्राइस पे खरीदने के लिए उस कमोडिटी का जो प्राइस में इंक्रीज हुआ, दैट इज द रिफ्लेशन। दिस इज, देखो इन्फ्लेशन इज अ बैड थिंग, बट रिफ्लेशन के फॉर्म में जब आपका इन्फ्लेशन होता है दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। आपको ये रिफ्लेशन और डिसफ्लेशन जो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये एक थोड़े से हटके कॉन्सेप्ट हैं दोनों। अभी इसके बाद हम इसको पॉज करती हूँ, मैं इसको इरेज करती हूँ, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। गाइस, तो अभी हमारे 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और रह गई हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। ये आपको तो मतलब ये नाम पढ़ के आप समझ जाएंगे कि व्हाट दिस डेफिनेशन मीन्स, व्हाट दिस टर्म मीन्स। एक और टर्म है आपका हाइपरफ्लेशन। हाइपरफ्लेशन में क्या होता है कि आपका जो प्राइस है ये बहुत जो आपका इन्फ्लेशन होता है तो ये बहुत रैपिडली होता है और बहुत ज़्यादा होता है। रैपिडली इंक्रीज इन प्राइस, रैपिडली
ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा हाई और लाइक रैपिडली होता है एंड वेरी हाई, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ हाइपर। हाइपर से देखो आप समझते हो ना, गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, हाइपर मत हो, क्योंकि क्या होता है, बढ़ रहा होता है कोई चीज़, तो इसीलिए आपका इन्फ्लेशन होता है जिसमें आपका बहुत रैपिडली होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द हाइपरफ्लेशन, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये वाला ये टर्म है, ये अभी करंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, आई गेस जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी का MBA एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें ये टर्म आया था, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो देखो ये आपका दो टर्म से मिलके बना है, वन इज द स्टेग्नेशन एंड अदर वन इज द इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टेग्नेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो रुक गई है, इकोनॉमी स्टैटिक हो गई है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब्स ही नहीं है, नो जॉब्स, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, नो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है कहीं कुछ, नो मैन्युफैक्चरिंग, कुछ नहीं हो रहा है, इन टोटल इकोनॉमी बिल्कुल ठप, जैसे आपका लॉकडाउन का सीन था। यू विल बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। जॉब जिन लोगों के पास थी वो कर रहे थे, काफ़ियों की चली भी गई थी, बट कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी साइट्स आपकी मैक्सिमम चीज़ें बंद थी। हाँ, मेडिकल एक्सपेंस के लिए जो चाहिए वो चल रहा था, एसेंशियल सर्विसेज चल रही थी, बट काफ़ी हद तक चीज़ें बंद थी, कुछ भी नया वेंचर नहीं शुरू हो रहा था, न्यू वेंचर कुछ नहीं शुरू हो रहा था, कोई भी न्यू वेंचर या स्टार्टअप कहीं कुछ नहीं आ रहा था, तो इकोनॉमी बिल्कुल रुक गई। लोगों के पास जॉब्स नहीं है तो उनके पास नो मनी, कोई मनी ही नहीं है, कोई GDP ही नहीं है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज द स्टेग्नेशन। एंड इन्फ्लेशन हम क्या पढ़ चुके हैं कि आपका इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। अब देखो गाइस, जब आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है ना, तब उसमें कंडीशन एक ये हो सकती है कि लोगों के पास, आपके पीपल्स के पास एक्सेस मनी है, ठीक है। जैसे हमने वेनेजुएला के केस में देखा कि कट्टा भर के लोग जा रहे थे एक बोतल पानी खरीदने के लिए, उनके पास एक्सेस मनी था, ठीक है, बहुत पैसा आ गया था लोगों के पास, इतना पैसा कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई थी। जैसे मैंने आपको अभी 3-4 वीडियो पहला बैंकिंग वाले वीडियो में बताया था कि एक पेन खरीदना है, 5 रुपये उसका कॉस्ट है, पर 10-10 लाख रुपए लेके 10 लोग पहुंच गए, इसका प्राइस इन लोगों की वजह से 10 लाख हो गया। एक्चुअल प्राइस इसका 5 ही रुपये था, बट इतने लोगों के पास 10 लाख रुपए हैं, इसीलिए इसका प्राइस 5 लाख हो गया। अब इसमें कोई बंदा 11 लाख लेके पहुंच गया तो ये पेन उसको बेच दिया जाएगा और इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 11 लाख। तो सेम कंडीशन की लोगों के पास एक्सेस मनी आ जाता है, तो इसीलिए जो है कमोडिटी का जो है रेट वो इंक्रीज हो जाता है, आपका कमोडिटी का जो है प्राइस इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कंडीशन है क्या होता है कि आपका डिमांड सप्लाई जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई गैप इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपकी मार्केट में ज़रूरत है 10 पेन्स की, ठीक है, उधर से कंपनी बना के भेज रही है सिर्फ 5 पेन, तो ये जो 5 पेन का गैप है ना, इसको कवर करने के लिए आपका इन्फ्लेशन हो जाता है। जैसे आप इसको इस तरह से समझोगे, अगर ये एग्जाम्पल छोड़ दो, किसी गवर्नमेंट वाले बंदे ने देख ली मेरी वीडियो तो आके मारेगा मुझे, बट हाँ आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपकी वैकेंसी है सपोज 100, ठीक है, कैंडिडेट है 1 लाख, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो गैप इंक्रीज हो गया ना डिमांड और सप्लाई में, डिमांड है 1 लाख वैकेंसी की, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 100 निकल रही है, तो ये जो गैप है ना, इस गैप को कैसे फिल करते हैं, कंपटीशन के थ्रू, ठीक है, एग्जाम के थ्रू, मेहनत के थ्रू। सेम उसी तरह से आप समझिए कि 5 आपके पेन आए, ज़रूरत थी 10 पेन की, तो ये जो गैप होगा 5 पेन का, ये कैसे होगा, जो ज़्यादा पैसा पे कर देगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी, तो इस तरह से आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। बट एक कंडीशन क्या होती है ना प्राइस इंक्रीज करने की, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, नो मनी, ठीक है, तो वो 5 रुपये का पेन भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या हो रहा है कि इस बंदे के पास भी 5, इसको भी अपना सर्वाइवल करना है, तो ये इसको और इसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं कि इसके 10 कर दिए कि चलो कोई 10 में खरीद लेगा, 15 में, 20 ऐसे। अगर सपोज 20 में इसका पेन बिक गया तो फिर ये अगली बार 25 में बेचेगा उस पेन को, 25 में बिक गया तो फिर 30 में बेचेगा उस पेन को, ताकि लोग खरीदें और इसके पास पैसा है। तो वो कंडीशन जब आपका प्राइस तो इंक्रीज करता है कमोडिटी का, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। आपका इकोनॉमी रुका हुआ है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, GDP 0 है, GDP कोई ग्रो नहीं कर रहा है, नथिंग, GDP डिक्रीज हो रहा है, बट आपका कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज द स्टैगफ्लेशन। और ये बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, बहुत वर्स्ट कंडीशन। बेसिकली आपका अगर आई गेस 3 ट्राइमेस्टर तक के लिए अगर आपका इन्फ्लेशन चलता रहता है और कुछ नहीं होता है, तो उसमें आपका स्टैगफ्लेशन का मिल जाता है।
काफ़ी डिबेट हो रहा था कि इंडिया स्टैगफ्लेशन में है कि नहीं है, इन्फ्लेशन है या क्या चल रहा है। तो वो डिबेट अलग एक चीज़ है, वो करते रहते हैं लोग डिबेट। कुछ जो गवर्नमेंट के सपोर्टर होंगे वो बोलेंगे कि नहीं है इन्फ्लेशन में, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होंगे वो बोलेंगे है स्टैगफ्लेशन में। बाकी बीच का अभी जो रास्ता रहता है उस पर कोई बात नहीं करता है। न्यूज़ तो वैसे ही अब देखने लायक कुछ ही नहीं है। तो खैर आपका क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट आपका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और आपका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ करता है। तो ऐसी कंडीशन आपका क्या होता है स्टैगफ्लेशन, कि पैसा नहीं है लोगों के पास, जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अभी इसके बाद एक टर्म और है दैट इज श्रिंकफ्लेशन। आई विल ट्राई कि अगर मैं यही कर पाऊँ इसको इरेज करके, नहीं हो, एक सेकेंड दीजिए बस। ये एक लास्ट टर्म और देख लीजिए आप, श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, इसको लोग, इस पे एक डिबेट चलता है। कुछ लोग कहते हैं दिस इज अनदर काइंड ऑफ इन्फ्लेशन ही है, ये एक अलग से फालतू का टर्मिनोलॉजी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं ये इन्फ्लेशन है, मगर एक डिफरेंट टाइप से हो रहा है इन्फ्लेशन। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या होता है श्रिंकफ्लेशन में, कि आपका जो कमोडिटी है ना उसका प्राइस सेम रहता है। तो प्राइस आपका सेम ही रहेगा कमोडिटी का, बट क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप देखिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट, डेयरी मिल्क और मैगी वाले आ गए ना तो कहेंगे तुमने हमारी लगा रखी है। तो खैर आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट का एग्जांपल लीजिए। आपको अगर याद हो, पहले 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क का एक ठीक ठाक आपको मिल जाता था अमाउंट डेयरी मिल्क वाली। अभी वाली अगर आप 10 रुपये में चॉकलेट आएगी, ठीक है, उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, वो है 10 रुपये की, लेकिन वो इसकी मेरे ख्याल में 1/4 भी नहीं रह गई है। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग कि आपका प्राइस नहीं बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि उनका, अब जैसे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने मैगी वाला एग्जाम्पल बताया था आपको कि वो 12 रुपये की हो गई। तो जो स्ट्रिक्ट डाई हार्ड फैन है ना मैगी वाले, वो तो 12 वाली खरीद के खा रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैगी के बहुत सारे सब्सिट्यूट आ गए हैं, वाई है, PFP है, और बहुत सारे सब्सिट्यूट आ गए हैं जो 10 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो पीपल्स इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब डेयरी मिल्क ने क्या चला के दिखाई, वो अपना कंज्यूमर नहीं लॉस करना चाहता था, अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स नहीं खत्म करना चाहता था। तो उसने 10 रुपये की चॉकलेट अवेलेबल रखी मार्केट में, क्योंकि उसको पता है जो बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल वाले, वो 10 ही रुपये उनको मिलता है घर से, वो 10 ही रुपये की चीज़ खरीद के खा सकते हैं, एंड दे वांट कि वो उनकी ही चॉकलेट खरीद के खाएं। तो इसीलिए उन्होंने उसका प्राइस नहीं बढ़ाया, वो 10 रुपये ही रखा, बट उसकी साइज छोटा कर दिया। ठीक है, ऐसी एक एग्जाम्पल है, बिस्किट है, कौन सा मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसका भी पैकेट काफ़ी छोटा हो गया है। पहले ठीक ठाक पैकेट आता था, उसका भी पैकेट छोटा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर अगर आप अपना लेज़ का एग्जाम्पल दो तो उसमें तो पता ही नहीं चलता, कभी 4 चिप्स निकलते हैं, कभी 2 चिप्स निकलते हैं। तो खैर इस तरह से आपका प्राइस सेम रहता है, बस जो क्वांटिटी होता है उसको कम कर देता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकफ्लेशन। तो हमने 3 टर्म्स देखे इस पेज पे, श्रिंकफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपरफ्लेशन। ठीक है, इसके अलावा बाकी के टर्म मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। उसमें था रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, क्रोनिक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एगफ्लेशन एंड आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से। ये ज़्यादा नहीं है, 4-5 डेफिनेशंस हैं, एक एक लाइन का इनको बना के शॉर्ट आप नोट कर लीजिएगा, या मैं आपको भेज दूंगी। अगर आपने कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इस चीज़ का ये एक लाइन वाला नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। बाकी अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर गाइज। So here's the end of the video. Have a great day ahead guys.